आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता। जैसे हमारा ये विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ये यहाँ पर पहले हम क्या निकालते थे कि यहाँ पर जैसे धन q आवेश है, यहाँ पर ऋण q आवेश। ये जब बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि यहाँ पर धन q, यहाँ पर ऋण q। इससे क्या है हमें, क्योंकि हम ये सब चीज़ सदिश हैं तो इससे सदिश इसकी दिशा प्राप्त हो जाती है। पहले हम क्या पढ़ चुके थे कि क्षैतिज स्थिति में कोई बिंदु अगर P है यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती थी, E=1/4πε0 2p/r³। यहाँ पर r क्या है कि बीच की दूरी है। और निरक्ष पर कोई बिंदु स्थित है यहाँ पर P, तो वहाँ पर क्या निकल के आती थी 1/4πε0 p, सिंगल p, यहाँ पर डबल p है। यानी कि निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अक्ष से आधी रह जाती है r³। ये दो बिंदु थे, एक अक्ष पर था, एक निरक्ष पर था। अब क्या है कि किसी भी बिंदु पर, यानी कोई बिंदु यहाँ पर भी उपस्थित है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी कोई कहीं पर भी बिंदु उपस्थित है। मान लिया कि ये बिंदु यहाँ पर उपस्थित है P, तो ये क्या है, जब P को इसके केंद्र से मिलाएंगे इस प्रकार से, केंद्र से मिला दिया तो केंद्र से बिंदु P की दूरी कितनी हो गई, r। और ये विद्युत द्विध्रुव की अक्ष से एक कोण बनाएगा थीटा, ये कोण है थीटा। अब आप देख रहे हैं कि जब ये कोण थीटा है तो थीटा की वैल्यू 0 से 360 कुछ भी हो सकती है। तो हर बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है हमें, तो हमें अपने इन्हीं दो बिंदुओं की सहायता से क्षैतिज और लंबवत, ये दो बिंदु के लिए हम सूत्र निकाल चुके हैं। इसी की सहायता से हम इसके लिए भी सूत्र का निगमन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम क्षैतिज पर निकाल चुके हैं, तो ये विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P=2qL। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस विद्युत द्विध्रुव को हम जो है दो घटकों में विभाजित करेंगे, एक लंबवत और एक क्षैतिज। चूँकि ये कोण थीटा है तो इसका क्षैतिज घटक इस दिशा में अगर हम लें तो वो कितना निकल के आता है, इसमें हम cos थीटा का गुणा कर देंगे तो हमारा क्षैतिज घटक मिल जाएगा। तो इस पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये हमारा धन q आवेश है, यहाँ पर आ जाएगा, और ऋण q आवेश यहाँ पर, और जो ये इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये इसका क्षैतिज घटक है। क्षैतिज के लिए क्या हो गया, P cos थीटा। तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र के लिए जहाँ पर P है उसकी जगह पर हम P cos थीटा रख देंगे। और लंबवत है तो ये रेखा आई है, इसके लंबवत अगर हम, इसका लंबवत घटक हमको निकालना है, जानते हैं, तो लंबवत घटक की सहायता से हम यहाँ पर भी इसका लंबवत घटक निकालेंगे और दोनों का योग कर देंगे सदिश विधि से। तो हमको क्या है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद हो जाएगी। तो ये लंबवत घटक ले लिया हमने इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर धन q आवेश होगा, यहाँ पर ऋण q आवेश होगा। अब ये इसकी अक्ष के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है उसकी दिशा कैसी होगी, E1 इस दिशा में। तो E1 जो क्षैतिज वाला वैल्यू है वो क्या थी, 1/4πε0। और जो 2p है, p की जगह पर हम क्या रखेंगे, इसका क्षैतिज घटक P cos थीटा, 2p cos थीटा r³। और ये देखिए हमारा यहाँ पर ये हमारा जो विद्युत द्विध्रुव है ये वाला, इसका लंबवत घटक ये है, तो ये इस पर क्या रखा जाएगा, P sin थीटा। तो इस विद्युत द्विध्रुव के कारण, अब इसकी निरक्ष पर बिंदु P है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ये होगी। और इसके दिशा कैसी होती है, धन q से ऋण q की ओर, यहाँ पर इस प्रकार से बिल्कुल इसके लंबवत।
या इसके क्षैतिज कह सकते हैं और इस रेखा के लंबवत यहाँ पर इसे हम E2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर P दे रखा है, लंबवत घटक क्या है, P की जगह हमें P sin थीटा रखना है। तो बिल्कुल सिंपल है, E2 = 1/4πε0 सिंगल P है यहाँ पर, और RQ यहाँ पर 2P है, यहाँ पर सिंगल P है, और यहाँ पर जिसका घटक है sin थीटा। हमको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ में आ गया कि इसके कारण, इसके क्षैतिज घटक के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में लग रही है, और इस P ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इसके लंबवत घटक ये बन रहा है इस दिशा में, इसके कारण यहाँ पर हमारे E2 बन रही है। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है, 90। तो इसे हम आसानी से निकाल लेंगे। इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश विधि से हम जोड़ेंगे, जैसे मान लिया परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी E है, तो E = E1 + E2। इन दोनों की सदिश विधि से रख देते हैं मान, कितना निकल के आता है, E1 की वैल्यू यहाँ पर है 2P 1/4πε0 2P cos थीटा अपॉन RQ प्लस 1/4πε0 P sin थीटा अपॉन RQ। अब देखिए ये सदिश विधि से जोड़ा गया है यहाँ पर। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम इसे जोड़ें तो E = क्या हो जाएगा, E1² + E2² √। तो इसे हम उसी विधि से जोड़ देते हैं, √ लगा दिया, E1² E2² √² अब अगर इसे हम सॉल्व कर लें तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वही हमारी किसी भी बिंदु पर, ये बिंदु P है, कहीं पर भी उपस्थित हो सकता है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी। तो इसे हम सॉल्व कर लें तो 1/4πε0 कॉमन है, बाहर निकल के आ जाएगा, P भी बाहर निकल के आ जाएगा, RQ भी बाहर निकल के आ जाएगा। क्या बचेगा अंदर, 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1/4πε0 P/RQ sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 + 3, यहाँ पर 3 cos² थीटा रह जाएंगे, 3 cos² थीटा। यही हमारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वीडियो में आप सब कुछ समझ गए हैं। और यहाँ पर देखिए, ये आपका P था, इस दिशा में P = 2QL, और इसका क्षेत्र, ये कोण थीटा है, इसकी दिशा में इसका घटक होगा। जैसे जैसे हम दो घटकों में विभाजित कर लें, ये एक घटक ये है, एक घटक ये है, ये कोण थीटा है, तो इसका क्षेत्रीय घटक हो गया ये P cos थीटा, और इसके साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये हो गया इसका लंबवत घटक P sin थीटा। हम पूरा ऐसे समझा चुके हैं। यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से E1 E2 को जोड़ लेंगे। तो √ में E1² प्लस E2²। इसका सदिश निरूपण इस प्रकार से लिख सकते हैं कि E = E1 प्लस E2, सदिश चिन्ह लगा होगा इसके ऊपर। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो इसे हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं और हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमने भाषा नहीं लिखी थी, भाषा लिख लेते हैं इसके लिए। चित्र तो आप पूरा समझ ही गए होंगे, अब सिर्फ भाषा ही भाषा रह गई है। तो भाषा में वही लिखना है। भाषा में क्या लिखना है, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण जो है P है, द्विध्रुव से R दूरी पर बिंदु P है। ये बिंदु P उसमें चित्र में देखा था, जो द्विध्रुव के केंद्र से थीटा कोण बनाता है। जब इस रेखा को मिलाते हैं, यहाँ पर धन की आवेश है, यहाँ पर ऋण की आवेश है, ये मध्य बिंदु है, और ये कोई बिंदु P है, तो ये जो कोण बनता है थीटा,
जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है, धन Q और ऋण Q, बीच की ध्रुव 2L होती ही है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण है P। तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या है, इस दिशा में, इसके दिशा में क्षैतिज घटक में, तो क्षैतिज घटक में इस दिशा में और इस दिशा में इसके लंबवत घटक में, यानी कि इसके लंबवत होगा, इस दिशा में वियोजित करते हैं। तो हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं इन दोनों के कारण इस पर निकल आएंगी, E1 E2। ये यहाँ पर E1 है, ये E2 है। और यहाँ पर देखिए एक घटक ये है, इसका क्षैतिज घटक है, इसके कारण क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बिंदु P पर E1 है और इस घटक के कारण क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ये दोनों एक दूसरे क्या है, लंबवत है। इन्हें अगर हम सदिश विधि से जोड़ें तो परिणामी तीव्रता क्या निकल के आएगी, परिणामी तीव्रता E=E1 + E2 सदिश विधि से जोड़ने पर। और यहाँ पर हम देखते हैं इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो ये इस प्रकार से जुड़ जाएंगे समकोण त्रिभुज के नियम से। E=E1² + E2² का अंडर रूट। अब बस इनकी हमने वैल्यू रखनी है, वही E1 क्या था, 1/4πε0 2p, क्षैतिज घटक है cos θ/r3। और यहाँ पर क्या था, 1/4πε0 p, लंबवत घटक है, तो यहाँ पर हो जाएगा sin θ/r3। इन्हें आराम से जोड़ देते हैं, तो 1/4πε0 2p cos θ/r3 प्लस 1/4πε0 p sin θ/r3, इनका है वर्ग, पूरे का है वर्गमूल। तो 1/4πε0 p/r3 हमारा बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचता है, 2 cos θ और sin θ, इसका वर्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 cos² θ प्लस sin θ, sin² θ का अंडर रूट। sin² θ प्लस cos² θ = 1, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 3 cos² θ रह जाएंगे, 1 + 3 cos² θ। तो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा E=1/4πε0 p 1 + 3 cos² θ p/r3 और ये अंडर रूट में। तो किसी भी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह द्विध्रुव से थीटा कोण बनाता है, तो ये निकल के आएगी और मात्रा इसका वही रहेगा, न्यूटन पर कूलाम। बिल्कुल सरल था। अभी देखिए द्विध्रुव के कारण जो हमारा बिंदु P था, जैसे यहाँ पर बिंदु हमारा जो P था, उस पर जो क्षेत्र था, उसके पे परिणामी क्षेत्र है, उसकी दिशा हम कैसे निकालेंगे। E2 है, इन दोनों के बीच का कोण 90 है और जो हमारा परिणामी वो होगा वो इस दिशा में कहीं पर होगा। तो मान लिया उसका E1 के से कोई कोण है फाई, तो हम देखते हैं कि ये हमारा वैल्यू इसकी कितनी है, E1 जो आधार है इसकी वैल्यू है E1, इसकी वैल्यू E1 है। और जो हमारा लंब है ये वाला, ये इसकी वैल्यू क्या है, E2। तो इनके बीच का कोण फाई है। तो परिणामी क्षेत्र की ये बिंदु O था, O से P को मिलाते हैं OP दिशा में, दिशा से परिणामी तीव्रता E की दिशा कैसे निकल के आएगी, बिल्कुल सिंपल है, tan फाई ले लिया हमने, क्योंकि इसका हमें लंब ज्ञात है, आधार ज्ञात है, तो क्या ले लिया हमने, tan फाई =
लंब कितना निकलेगा, आ जाएगा E2 अपॉन E1। आधार हमारा E1 है, E2 अपॉन E1। इनकी अगर हम वैल्यू रखते हैं तो क्या निकल के आएगी, E1 की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन r3। और E2 की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन r3। अब देखिए ये घटक पूरे कट जाएंगे हमारे, ऊपर क्या रह जाएगा, sin थीटा और नीचे क्या रह जाएगा, 2 cos थीटा। ये आप करके देख लें, इतना ही निकल के आएगा। जैसे हम पूरी वैल्यू भी रख के देखते हैं तो भी इतना ही निकल के आएगा। तो हमारा कितना निकल के आता है, 1/2 tan थीटा। तो ये क्या है, O से P पर मिलाने से जो हमारी दिशा निकल के आती है, तो OP से परिणामी तीव्रता की दिशा है E। तो ये हमारी दिशा निकल के आ जाती है, जिससे हमें अगर हम tan थीटा अगर हमें ज्ञात होगा तो हम tan फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कि OP से कितनी कोण पर हमारा परिणामी तीव्रता लग रही है। ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। द्विध्रुव के घटक के लंबवत घटक जो हैं किस प्रकार से बने थे, अगर वहाँ समझने में परेशानी हो रही हो तो ये अलग से हम समझ लेते हैं कि ये हमारा द्विध्रुव इस दिशा में रखा हुआ था और इस दिशा में बिंदु P था, और इस दिशा में हमने इसका क्षैतिज घटक ले लिया था और इस दिशा में ये लंबवत घटक ले लिया था। अब देखिए, किसी भी वेक्टर को जब दो घटकों में विभाजित करते हैं, जैसे कोई ये वेक्टर इस दिशा में दिया हुआ है तो इसका एक क्षैतिज घटक ये हो जाता है और लंबवत घटक ये हो जाता है। और ये कोण क्षैतिज से कोण हमेशा लिया जाता है थीटा। तो इसका जैसे मान लिए कोई वेक्टर है, इसका कोई वैल्यू r है, तो क्षैतिज दिशा में इसका घटक क्या हो जाता है, r cos थीटा, और लंबवत दिशा में क्या होता है, r sin थीटा। तो वैसे यहाँ पर ये जो घटक है थीटा, इसके लिए लिया हुआ है, उल्टा करके लिया है। यहाँ पर क्या है, नीचे लिया था, और ये हमारा जैसे मान लिया हमने परिणामी हमारा यहाँ पर P था, तो यहाँ पर ये थीटा कोण के लिए क्या हो गया, r cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा कोण के लिए इस दिशा में क्या हो गया, P cos थीटा। और ये हमारा कोण क्या रह जाता है, 90 माइनस थीटा। अब इसका हम इस दिशा में घटक लें तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, P sin थीटा। इस प्रकार से इस P के दो घटक बने थे। ये जो घटक होते हैं ये एक दोनों के लंबवत होते हैं, इसलिए इसे लंबवत घटकों में विभाजित करना वो कहते हैं। इन दोनों के बीच का कोण 90 होता है, ये दोनों घटकों के बीच का कोण 90 होता है। और जो हमारा वेक्टर होता है वो क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है, तो इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा r cos थीटा और लंबवत घटक हो जाएगा r sin थीटा। तो वही यहाँ पर घटकों में विभाजित किया गया था। तो आप इसे भली भांति समझ गए होंगे। अगर थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है तो खुद प्रयास करके देखें। त्रिकोणमिति से यहाँ पर देखें कि यहाँ पर थीटा है, तो ये वाला जैसे हमें घटक ज्ञात करना है, जैसे हमारा ये द्विध्रुव रखा हुआ है P, इस दिशा में हमने घटक ले लिया था, यहाँ पर कोण था थीटा, और इस घटक के लंबवत हमने ये घटक ले लिया। तो ये दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत हैं। जब ये कोण थीटा है तो इस दिशा में हमें ज्ञात करनी है। तो हम देखें, इससे अगर इस पर लंब डालें तो क्या निकल के आता है, हमें P की वैल्यू ज्ञात है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कर्ण जैसे हमारा ये P है तो क्या हो गया, आधार क्या है हमारा P, इसकी वैल्यू P है अपॉन OP। तो OP इक्वल टू कितना निकल के आ गया, P cos थीटा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी अगर यहाँ से लंब डालें इसके ऊपर
तो ये हमारा कोण कितना रह जाता है, 90 माइनस थीटा रह जाता है। तो हमें ये वैल्यू ज्ञात है, ये वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर भी हम कॉस ही लगाएंगे। तो क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसके लिए आधार क्या होगा, कोण ये है तो आधार यही होगा P। जैसे इसे हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, जैसे Q मान लिया, P अपॉन OQ। तो OQ इक्वल टू क्या हो गया हमारा, P cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू P साइन थीटा। तो ये घटकों में विभाजित करना बिल्कुल समझ गए होंगे, क्योंकि एक घटक ये होता है तो इससे कोण बन रहा है थीटा, और इन दोनों घटकों के बीच का कोण 90 होता है। तो ये वाला कोण हमारा 90 हो गया, ये थीटा है, ये हमारा 90 माइनस थीटा हो गया। इसकी दिशा में घटक P cos थीटा, इसकी दिशा में घटक P साइन थीटा। यहाँ पर हमारा धनावेश था, तो यहाँ पर भी हमारा धनावेश होगा, यहाँ पर भी धनावेश होगा। ऐसे इसके द्विध्रुव को हम पीछे ले जाएं तो यहाँ पर हमारा ऋण Q है, इसके कारण यहाँ पर हमारा ऋण Q होगा, और इसके कारण हमारा यहाँ पर ऋण Q होगा। तो ये था इस चित्र में मेन चीज़ के घटकों में से विभाजित किया गया है। आप समझ गए होंगे पूरी तरह से।